है वो बाय यूजिंग बाइट सेवरल लॉ डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाइट सेवरल लॉ को आगे यूज़ करके इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके तो हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट इन्फिनिटी जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो हमारे पास हो सकती है, उसका हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपने पहले जो EMT 1 और EMT 2 आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पहले 4 सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर बच्चों आपने देखा था कि गाजीज लॉ को हम यूज़ करते थे। गाजीज लॉ के अंदर चंद जो है वो उसके स्टेप थे कि सबसे पहले गाजियन सरफेस ड्रा करनी है, फिर हमने उसके अंदर इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर उसके अंदर हमने गाजीज लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे गाजीज लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे गाजीज लॉ की जगह पे कौन सा लॉ आ जाता है? बाइट सेवरल लॉ। बाइट सेवरल लॉ को हम यूज़ करते हुए जो फाइंड करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी, उससे आर डिस्टेंस के ऊपर हमको पॉइंट लेंगे, तो उसके अंदर से जब करंट पास करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आज हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूँ, ये जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको हम इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम इस वजह से इसको कहते हैं, इसकी लेंथ को इन्फिनिटी का भी हम नाम देते हैं, क्योंकि ये जो इसकी लेंथ है इसकी, यहाँ पे जो हमने ये जो पॉइंट पी लिया हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में अगर आर डिस्टेंस को देखा जाए तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर। तो इस वजह से हम इस वायर को जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का हम नाम देते हैं, या इसको जो है वो हम इन्फिनिटी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का भी हम नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक करंट कैरिंग वायर है। इसके अंदर से जो पास कर रही है, आप देखिए आई करंट नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो पास कर रहा है। इसके ऊपर हमने जो है वो एक इस वायर की वजह से इस आर डिस्टेंस के ऊपर, जो कि इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया हुआ, इस पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, वो बी कैलकुलेट करना है। बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस स्ट्रेट वायर से डायरेक्टली हम इस पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरी स्ट्रेट वायर को स्मॉल सेगमेंट के अंदर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो यहाँ पे सेगमेंट है, इस सेगमेंट को DS का नाम दिया जा रहा है। इसके अंदर से जो करंट पास करेगा वो हमारे पास जो है वो वही वाला करंट होगा जो कि इस पूरी स्ट्रेट वायर के अंदर से पास करे। इस स्मॉल सेगमेंट का जो इस पी पॉइंट से डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर का नाम दे रहे हैं, और इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हमारे पास जो है वो कैपिटल आर है। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये स्मॉल सेगमेंट से डिस्टेंस है पी पॉइंट तक जिसको स्मॉल आर कह रहे हैं, और ये जो हमारे पास पूरी वायर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर की लेंथ के, वो हमारे पास इस पॉइंट तक जो है वो आर है। जबकि इस आर जहाँ पे आके इसको परपेंडिकुलर हिट करती है, वहाँ से लेकर इस स्मॉल सेक्शन तक जो डिस्टेंस है इसको हमने एस का नाम दिया हुआ है। और ये जो आर डिस्टेंस है ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास एक डायग्राम है इस वायर के अंदर से पास होने की वजह से, करंट के पास होने की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड, राइट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ करंट एंड कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा थंब ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इसके अराउंड ये सारे सेक्शन के अंदर, सारे जो है रीजन के अंदर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस स्मॉल सेगमेंट से। तो यहाँ पे हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जब इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से करंट पास करता है तो इसके अंदर से जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ इन्फिनिटी लेंथ। इसको इन्फिनिटी मैंने बता दिया क्यों हम कहते हैं। इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि इस आर डिस्टेंस के मुकाबले में इसकी लेंथ जो है वो एल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको इन्फिनिटी का नाम देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है जिसको हम मैयर ही नहीं कर सकते।
इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जस्ट इन्फिनिटी का वर्ड हम यहाँ पे इस वजह से यूज़ करें कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इस आर इस स्मॉल डिस्टेंस के, तो इस वजह से इसको इन्फिनिटी का नाम देते हैं। कंसीडर अलॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ थ्रू विच करंट आई फ्लोज, तो इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है। टेक अ पॉइंट पी हैविंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर, दिस वन इज अ कैपिटल आर फ्रॉम द वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, here we can find the magnetic field dB ड्यू टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस ds की वजह से इस p पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, dB। सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB होगा, लेकिन इस पूरी वायर के की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो फाइनली इंटीग्रेशन करके तो हम B कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आई डी एस, यहाँ पे ये स्मॉल सा सेक्शन डी एस है, जबकि इसके अंदर से करंट क्या पास कर रहा है आई, तो फिर ये करंट कैरिंग सेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डी एस ऑफ अ वायर हैविंग डिस्टेंस आर इज़ गिवन बाय आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आर है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ बाइट-सेवरेड लॉ। तो हमने इससे पहले जो बाइट-सेवरेड लॉ कैलकुलेट किया है वो हमने दो तरह से बाइट-सेवरेड लॉ कैलकुलेट किया है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म कैलकुलेट की है और एक हमने उसकी जो है वेक्टर फॉर्म यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो हम यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है वो ले रहे हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस साइन थीटा और आर स्केयर, ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नीट्यूड वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला, ये किसका फार्मूला, ये बाइट-सेवरेड लॉ है, तो इसको ही हम इस्तेमाल करके तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से लेकर ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये जो स्मॉल आर है ये हाइपोटेनस है, ये जो हमारे पास कैपिटल आर है ये बेस है, और ये जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास एक जो है वो राइट ट्राइंगल बन रही है। राइट ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस जो है वो बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फार्मूला हमने अप्लाई किया फ्रॉम द फिगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो उसके साथ ही हम यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को देखते हुए अगर हम साइन थीटा फाइंड करते हैं तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर जैसे कि बताया कि कैपिटल आर है, और ये जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, परपेंडिकुलर हमारे पास वो होता है जो कि थीटा के सामने है। थीटा हमारा एंगल ये है, थीटा के सामने ये हमारे पास जो आर है, तो ये आर परपेंडिकुलर है, और ये जिसके थीटा और जिस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बना रहा होता है वो बेस है। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो पहले हमने जो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से किया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कैपिटल आर है और हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर है। तो यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू हमने लगा दी। नेक्स्ट, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर ऐसे आ जाए, स्मॉल आर अगर यहाँ से देखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू इस स्मॉल आर यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यही वाली वैल्यू जो है वो साइन थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को फिर जो है वो हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये तो चूंकि एक कांस्टेंट है जिसको के का हमने नाम दिया, ये ऐसे आ जाएगा, आई डी एस ऐसे आ गया। ये जो नीचे आर स्क्वायर, इसकी जगह पे भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसकी जगह पे भी वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं। तो ये आई डी एस के नीचे ये जो आर स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू हमने ये पुट की, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये जो साइन थीटा है इसकी यहाँ से वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गई। आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें, म्यू नॉट के साथ ये आई आ जाता है और साथ ही आर आ जाता है, डी एस को हम आगे ले जाते हैं, 4 पाई एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, ये जो डी एस यहाँ पे हमने लिख लिया, ये आर और आई को म्यू नॉट के साथ हमने लिख लिया।
यहाँ पे देखें आर स्केयर प्लस एस स्केयर की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर आप देखें आर स्केयर प्लस एस स्केयर की वैल्यू क्या है, 1/2। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1/2 प्लस 1 तो हमारे पास ये 3/2 आ जाता है। तो ये जो नीचे हम वैल्यू लिख रहे हैं आर स्केयर प्लस एस स्केयर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2 इसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो कि डी एस हमने स्ट्रेट वायर के ऊपर लिया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो ये जो डी बी वाला स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो डी बी के ऊपर जो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चूँकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसकी इनिशियल लिमिट माइनस इन्फिनिटी है और फाइनल लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है। तो ये हम लेंगे, जब ये इसकी हम जो है वो इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी आ जाता है। तो ये एक फार्मूला है यहाँ पे। जब आप अच्छा ये एक बच्चों ने बाज़ बच्चों को ये इंटीग्रेशन जो शुरू में जो नए सेमेस्टर में आते हैं पहले दूसरे में उनको ये पता नहीं चलता, तो ये आपको भी मैं बता देता हूँ अगर किसी की कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर लें। बी इज़ इक्वल टू ये इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, डी बी यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। इसकी इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर हम कोई रियल लाइन अगर हम कहीं पे ड्रा करते हैं, ये हमारे पास अगर रियल लाइन है इस तरह से, ये रियल लाइन हम ड्रा करें तो इसका एक ये पॉइंट है, एक इसका ये पॉइंट है, एक इसका ये पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास जो इन्फिनिटी आता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आता है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आती है। ये हमारे पास जो है वो प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब हमारी इंटीग्रेशन इस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से हमारी लिमिट जो है वो कहाँ से होके जाते हैं, ज़ीरो पे जाते हैं और ज़ीरो के बाद ये प्लस इन्फिनिटी पे जाते हैं। तो मतलब ये हमारी जो लिमिट है अभी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ये वाली। तो इसको हम तोड़ के भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देखें इस लिमिट को तोड़ के जब लिखा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और उसके बाद ये डी बी ऐसे लिखा और प्लस आ जाएगा और ये आगे क्या ज़ीरो से लेकर ये प्लस इन्फिनिटी और ये डी बी आ जाएगा। तो इनको हम जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो ये आ जाता है। तो ये एक इंटीग्रेशन की अंदर प्रॉपर्टी है जो कि हम इसको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास एक जो है वो स्टेप है कि आप यहाँ पे देखें जितना माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक डिस्टेंस है उतना ही ज़ीरो से लेकर कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनिटी ये आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस टर्म को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये सारी टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी। इस टर्म को हम थोड़ा सा जो है वो छेड़ने जा रहे हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है, ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और जितना माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक डिस्टेंस है उतना ही ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसकी जगह पे फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी जो कि नेक्स्ट इक्वेशन में है। तो पहली वाली जो सेकंड टर्म को हमने कुछ नहीं किया, ये जो पहली वाली टर्म है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो था तो इसको हमने चेंज करके ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ले गए। तो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इसको हम जो है वो नेक्स्ट आगे 2 टाइम करके लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली भी हम पीछे जो है वो ये वाला स्टेप 2 स्टेप किए बगैर हम यहाँ पे पहुँच सकते थे कि जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू आ रही हो, मतलब नीचे वाली ऊपर वाली लिमिट सेम हो, नीचे के साथ माइनस ऊपर के साथ प्लस आ रहा हो, तो इसको हम तोड़ के ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी लिख सकते हैं और इसके शुरू में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो अच्छा भाई यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें कि जब ये डी बी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इक्वल आ गया, ये 2 शुरू में आ जाएगा। इस डी बी की जस्ट हम वैल्यू पुट करें तो ये डी बी की जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो लिमिट आ जाती है। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना कदरे मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि इसको ना तो यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना हम यहाँ पे कोई किसी लॉजिक के साथ इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन आ जाती है। तो इसको हमने सेकंड ईयर के फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। जब हम फंस जाएं कहीं पे हमारा जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई ना हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कुछ रूल पढ़े थे कि जब हमारे पास कोई आर स्केयर और प्लस एस स्केयर आ जाए और इनमें से जो एक वेरिएबल है उसका ही ऊपर उसके क्रॉसपोंडिंग ये इंटीग्रेशन हो, तो उस वक्त हम ऊपर यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही तो उसको देखते हुए जो है वो कुछ लिमिट अप्लाई करते हैं, इसकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये जो वेरिएबल है डी एस के क्रॉसपोंडिंग ये हमारे पास वेरिएबल है आर, तो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास जो है एस की जगह पे हम जो सब्स्टिट्यूशन पुट करें एस इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉट ऑफ थीटा, यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हम पुट करेंगे तो तब ये इजीली हमारा जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब जब हमने एस की जगह पे ये तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेकिन ये डी एस की जगह पे भी हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो डी एस फिर हम इस इक्वेशन का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं, तो ये डी एस आ जाएगा इज इक्वल टू ये कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर होता है तो ये माइनस आ जाएगा, ये कोसेकंड स्क्वायर आ जाएगा, आर बिल्कुल ऐसे ही आ गया, और आगे ये थीटा है, थीटा का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो डी थीटा इसके साथ जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, ये यहाँ पे जो वेरिएबल एस है इसकी जगह पे ये थीटा प्लेस कर देंगे और ये जो डी एस है इसकी जगह पे भी आप देख सकते हैं ये थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास लिमिट जो है अभी इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे बात करें जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ये जो हमारी लिमिट है ये इस एस के क्रॉसपोंडिंग है, मतलब ये लेंथ है तो यहाँ पे भी लेंथ के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ये भी लिमिट्स जो है वो हमारे पास इस लेंथ के क्रॉसपोंडिंग है। लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन की तो इस एस की जगह पे अब हमारी इस इक्वेशन में थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे लिमिट हमारी जो है वो लेंथ के क्रॉसपोंडिंग है, फिर हमें यहाँ पे थीटा के क्रॉसपोंडिंग ही लिमिट यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम जो सारा काम करेंगे इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नीचे वाली लिमिट जो है वो एस इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है एस, तो एस इज इक्वल टू जीरो है, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ पे जा रही है एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लिमिट जा रही है। तो जब ये नीचे वाली लिमिट को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास देखें व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, तो जब ये नीचे वाली लिमिट हम देखते हैं इसको हमने चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है तो एस इज इक्वल टू जीरो पुट किया, इस एस को हम अबाव इक्वेशन में जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जीरो इज इक्वल टू आर कॉट ऑफ थीटा। नेक्स्ट ये आर उसके नीचे जाके डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा तो काट थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, काट थीटा को हम लिख सकते हैं काट थीटा और साइन थीटा, तो ये इक्वल टू जीरो है, साइन उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा तो कास थीटा इज इक्वल टू जीरो। हमने चूंकि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये पहले एस इज इक्वल टू जीरो थी लिमिट, अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे थीटा आ जाएगा तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस वजह से थीटा कैलकुलेट करने के लिए काज उस साइड पे जाके काज इन्वर्स जीरो हो जाएगा, और हमें पता है काज इन्वर्स जीरो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के जो है वो इक्वल होता है। जब हम किसी काज का जो है वो इन्वर्स जीरो का जब हम काज इन्वर्स लेते हैं तो उसका आंसर 90 आता है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये नीचे वाली लिमिट फिर क्या आ गई है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90। अब अगर हम ऊपर वाली लिमिट देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, व्हेन एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली लिमिट की अब हम बात करने लगे हैं, ये इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इसकी जगह पे तो आर काट ऑफ थीटा आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें आर उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो कार थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओवर आर है। अगर हम किसी इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो उसका आंसर फिर हमारे पास जो है इन्फिनिटी ही आता है। अगर हम ज़ीरो के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, तो फिर आर के डिवाइड होने से इन्फिनिटी आ गया, काट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। काट थीटा को अगर हम उल्टाएंगे तो काट थीटा किसके इक्वल होता है टैन थीटा के, तो इस साइड पे इन्फिनिटी को भी उल्टाएंगे तो इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है जीरो होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टैन इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कास थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा, कास उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो किसके इक्वल होता है 0 डिग्री। तो हमारे पास जो लिमिट्स आ गई हैं ये लोअर लिमिट की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 और अपर लिमिट की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाती है। ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे साथ ही साथ हमने एस की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है और डी एस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फिर उसके बाद जो आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई आर ओवर 4 पाई, ये 90 लिमिट नीचे वाली ऊपर वाली 0, ये हमने डी एस की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ये आर वैसी प्लस एस की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो आर स्केयर काट स्केयर थीटा हो जाएगा, 3/2 इसकी ये वैल्यू है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे 3-4 स्टेप इकट्ठे कर रहे हैं।
ये हमारे पास टू इसके साथ कट के ये टू आ गया, म्यू नॉट आई आर, ये वाला आर जो है वो बाहर आ जाएगा तो हमारे पास आर स्केयर हो जाएगा। अब ये देखें ये माइनस कहाँ पे जाएगा, हम ये लिमिट को अपर वाली को लोअर और लोअर वाली को अपर बनाएंगे तो तब ये एक माइनस आ जाता है, मतलब नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली को नीचे ले जाएं तो यहाँ पे इस बेस के साथ माइनस आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, तो ये कहीं पे भी आपको माइनस यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ये आर शुरू में चला जाएगा, तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आर स्केयर प्लस आर स्केयर कॉट स्केयर थीटा, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही, आर स्केयर कॉमन आ रहा है। आर स्केयर को जब कॉमन लेंगे तो 3/2 पर मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 उस आर स्केयर के साथ स्केयर से कट जाएगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे R3 को हमने यहाँ पे ये शुरू में लिख लिया है, ये 4 पाई का 2 काट के तो ये 2 यहाँ पे पाई रह जाएगा, उसके बाद ये 1 प्लस जो है वो कॉट स्केयर थीटा, इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास ये म्यू नॉट आई आर स्केयर इस आर क्यूब के साथ कटेगा तो सिर्फ ये नीचे आर बच जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें कॉस स्केयर थीटा एंड डी थीटा ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी कोसेकेंट स्केयर थीटा डी थीटा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा हमें पता है इक्वल होता है कोसेकेंट स्केयर थीटा की पावर 3/2, जब ये सारी इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे ये सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है, कोसेकेंट स्केयर थीटा इसको जब अप्लाई करेंगे तो कोसेकेंट का क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर वाली इसके साथ वैल्यू कट जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1/कोसेकेंट बचेगा, 1/कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा की इक्वल होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें इसकी, जब ये देखें ये सारा सेम जो कांस्टेंट है शुरू में वो सारा उसका सेम वैल्यू एज इट आ रही है, ये साइन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस काज आ जाता है, इसकी नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये नीचे भी ये 2 टाइम जो है वो ये सेम स्टेप लिखा गया है, तो उसके बाद आप देखें ये माइनस जो है वो शुरू में आ जाएगा, ये सारा कांस्टेंट एज इट हमने लिख दिया, ये नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट के साथ अभी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में हमने ये माइनस म्यू नॉट आई ओवर 2πr इसको हमने ऐसे लिख लिया, लिमिट अप्लाई की cos 90 माइनस cos 0, cos 90 0 की इक्वल होता है और cos 0 1 की इक्वल होता है, ये माइनस जो है वो नेक्स्ट आगे इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास b इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2π, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट p फ्रॉम अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, इस स्ट्रेट वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p हैविंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ ds मल्टीप्लाई r, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले भी बात हो चुकी है कि जो बायट-सैवर्डल लॉ हमने किया है उसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में जब हमने लिया था तो मैंने बताया था कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो n यूनिट वेक्टर आता है वो n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किसकी बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस ds और r को इसकी क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड साथ इसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और n यूनिट वेक्टर आता है, n यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन किसकी बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्शन आती है वही डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की होती है। इट इज़ डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, मैं आपको एक दफ़ा फिर वहाँ पे ले चलता हूँ, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा था ये तो मैंने बताया था करंट ऊपर को है तो थंब अपने ऊपर की तरफ रखें और अपनी फिंगर को कर्ल करें, तो इस लेफ़्ट साइड से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर को जा रही हैं और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर को आ रही हैं, तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इन साइड जा रही हूँ उसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं क्रॉस से, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर को आ रही है उसको हम किससे शो करते हैं, डार्ट से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को जाती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर को जाती है, तो ये जो P पॉइंट है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अगर हम देखें तो B इनटू द पेपर है, ये मैंने तब इस वजह से नहीं बताया था कि जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो आपको जो है वो बता दूंगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाली स्लाइड है इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ पेपर बाय राइट हैंड रूल, तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। अच्छा अभी बाद बच्चे जो है वो मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, तो आपको तो बच्चों पता ही है, आपका तो मेरे साथ जो है 5th सेमेस्टर चल रहा है तो आपको तो पता ही होगा, 5th या आई थिंक 6 चल रहा है आपका सेमेस्टर, तो आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, लेकिन
अब इसमें कोई मसला नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अब अगर आप जो है वो वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब के ऊपर एक ऑप्शन होता है कि आप जो भी वीडियो चाह रही है उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हाई कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके कॉर्नर के ऊपर जो 3 डॉट होते हैं वहाँ पे प्रेस करें तो एक नीचे ऑप्शन आ रहा होता है नॉर्मल का, वो बेसिकली स्पीड के बारे में है। तो उसको प्रेस करें तो नॉर्मल से ऊपर माइनस में जो होता है वो स्पीड स्लो हो जाती है, और नॉर्मल से जो नीचे प्लस में लिखा होता है ये मल्टीप्लाई 2.5 या इसकी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई 1 पॉइंट कुछ और 1.2 और लास्ट वाली ये 2 तक होती है बाद वीडियो की। तो आप वहाँ से इसकी स्पीड को हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को मसला आ रहा होता है तो वो वहाँ पे जाके स्पीड इसकी स्लो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।